नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अच्छा लग रहा है जानकर कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और अपनी क्लासेस भी अब बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्थित हो चुकी है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वही राजस्थान की महिलाओं वाला टॉपिक, और आज आपको क्लासेस के साथ साथ में कुछ नयापन और लगेगा, मैं जानता हूँ, और इससे रिलेटेड कमेंट भी आने वाले हैं, ये भी मैं जानता हूँ। चलिए समय को ज्यादा व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का बढ़िया टॉपिक आपके रहने वाला है और स्लाइड्स पे काफी मेहनत की गई है, जो अभी आप देखेंगे आगे भी, तो अच्छा ही है सब कुछ। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, चलिए पेन ले लेते हैं पहले। सबसे पहले साथियों जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो है चंचल कुमारी। क्योंकि महिलाओं का टॉपिक अपना चल रहा था, तो उसमें अपन अब आगे से आगे और पढ़ते हैं। तो चंचल कुमारी जो है, अब वो मेवाड़ की देखो एक राजकुमारी है। वैसे रूपनगर, मेवाड़ के अंदर रूपनगर पड़ता है, एक वहां की सुंदर राजकुमारी है। तो सुंदर राजकुमारियों के साथ में समस्या ये होती थी कि सुंदर राजकुमारियों का किसी न किसी से विवाह कर दिया जाता था, या तो संधि के लिए कर दिया जाता था, या कोई किसी और उद्देश्य से, जो राजकुमारियों के न चाहते हुए भी विवाह कर दिया जाता था। तो देखो अब इनके समय क्या हुआ कि औरंगजेब, यानी कि आप जानते हो एंड कलर पॉकेट के नाम से मैं इन्हें बुलाता हूं, तो औरंगजेब के आक्रमण के समय चंचल कुमारी ने राणा राज सिंह से मदद मांगी थी। जैसे ही औरंगजेब ने हमला किया, चंचल कुमारी ने व्हाट्सएप किया किसे, कैमरे की 1 मिनट में आपको सेटिंग कर देता हूं मैनुअल पे, ताकि आपके फोकस सही रहे। ठीक है, चलिए। तो इन जैसे ही इन पर आक्रमण किया, तो इन्होंने कर दिया व्हाट्सएप राज सिंह जी को कि आप मेरी मदद कीजिए। उस समय देखो राज सिंह जी बहुत पावरफुल शासक थे, तो इन्होंने इनको जैसे ही किया व्हाट्सएप, तो राज सिंह जी ने इनकी मदद की। औरंगजेब को बताते हैं कि इन्होंने हराया, और औरंगजेब की काफी सारी रानियों को किडनैप करके यहाँ पे लेकर आ गए थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इनकी मदद किसने की थी, राज सिंह जी ने की थी। ये चंचल कुमारी में आपको ध्यान रखना है। अब कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर चारुमती थी, तो आप चंचल कुमारी बता रहे हो, चारुमती अलग है, चंचल कुमारी अलग है। महिलाओं का जब टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो कई सारे हिडन कैरेक्टर निकल के आते हैं, जिसमें अपन जान नहीं पाते। कई बार अपन ने पता ही नहीं होता अपन को कि ये कैरेक्टर भी वहां होते हैं, और आज ऐसे ही कैरेक्टर आपके साथ सामने आएंगे। सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान देना। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब आपके देखो चारुमती का यहाँ पे आता है। चारुमती कहा कि किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी की पुत्री थी। ये ध्यान रखना, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी का। हालांकि ये नहीं पूछा जाता कि रूप सिंह जी की पुत्री थी या कहाँ की, लेकिन ये किशनगढ़ वाला जरूर पूछा जाता है कि कहाँ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की थी। ठीक है। अब इनके पिता ने इनके पिता की मृत्यु होने के बाद इनका भाई जब मान सिंह शासक बना, तो मान सिंह ने इनका विवाह औरंगजेब से तय कर दिया। इस राजकुमारी का विवाह किससे तय किया, औरंगजेब से। लेकिन ये राजकुमारी नहीं चाहती थी औरंगजेब से विवाह करना। इन्होंने भी व्हाट्सएप कर दिया राज सिंह जी को कि या तो आप मुझे यहां से लेकर जाइए, या फिर मैं आत्मदाह कर लूंगी। तो इसके बाद में राज सिंह जी इनसे विवाह कर लेते हैं। तो देखो चारुमती ने राज सिंह जी को पत्र भेजकर विवाह का अनुरोध किया, और राज सिंह ने क्या किया, राज सिंह और औरंगजेब की राज सिंह ने इनसे विवाह कर दिया। और राज सिंह और औरंगजेब के बीच वैमनस्य का एक कारण यह भी था, औरंगजेब ने इनके समय जजिया कर लगा दिया था, यह भी था। औरंगजेब कट्टर धर्म विरोधी था, ये भी कारण हालांकि बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से एक कारण था ये राज सिंह व औरंगजेब के बीच में वैमनस्य का, वो चारुमती था। और चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चारुमती थी आपके किशनगढ़ की राजकुमारी। ठीक है, यहां से ये प्रश्न आता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आपके सामने एक नाम आता है समान बाई चारण। समान बाई ये एक तरह की सन्यासिनी थी, कृष्ण भक्त थी, कृष्ण उपासक थी। और इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने आजीवन अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी। और किस लिए बांधी, ये बताते हैं कि बहुत सारी मतलब भौतिक चीजें खूब है इस दुनिया में, तो इस भौतिक चीजों से मैं दूर रह सकूं, मैं इन्हें देखूं ही नहीं, और इसलिए इन्होंने आजीवन अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखी। इस कारण ये राजपुताना की या राजस्थान की गांधारी के नाम से जानी गई। ठीक है ना। तो ये देखो उपनाम मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान की गांधारी। ठीक है, ये अलवर के रामनाथ कविराय की पुत्री थी। रामनाथ कविराय की पुत्री थी, और ये राजस्थान की गांधारी के नाम से जानी गई। देखो मैं आपको यहाँ पे फोटो बताने वाला हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्लाइड पर काफी मेहनत की है। तो ये आप जो देख पा रहे हो,
पेन का कलर थोड़ा आपके अनुकूल ले लेते हैं। ये आप जो देख पा रहे हो, देखो आंखों पर इन्होंने पट्टी बांध रखी है, तो ये राजस्थान की गांधारी। यहां लिख दूं क्या वापस, राजपुताना या राजस्थान की गांधारी के नाम से इन्हें जाना गया। ठीक है, इन्हें जाना गया। ठीक, यहां पे ये है। अब ये फोटो किस लिए ऐड किया है इस स्लाइड में, आपको क्या मिलेगा, और ये जो आपको एक सुंदर सी राजकुमारी दिख रही है उसमें क्या मिलेगा, फोन कौन करे रहे पड़ा तो टाइम, उसके अंदर क्या मिलेगा वो भी बताता हूं। अभी आपको फिलहाल क्या ध्यान में रखना है, राजपुताना की गांधारी, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे, वापस पीछे आएंगे, आपको बताएंगे कि ये किस लिए है। ठीक है, चलिए अब देखो, गांधारी जो समान बाई की बात चल रही है, उन्होंने क्या पूरे जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी और कृष्ण उपासक थी, जो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगला अपन लेते हैं गुलाब राय। ठीक है, मारवाड़ की नूरजहां, कवि राजा श्यामल दास ने इन्हें नूरजहां कहा था। मारवाड़ की नूरजहां किसने कहा था, कवि राजा श्यामल दास। यह ध्यान रखना, कवि राजा श्यामल दास ने कहा। ठीक है, क्या ये वाला जो कहा है मारवाड़ की नूरजहां, ये कवि राजा श्यामल दास ने और इनकी पुस्तक कौन सी थी, वीर विनोद। ठीक है, तो उन्होंने इनको मारवाड़ की नूरजहां कहा था। अब जब अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब शुरुआत में ही ये चीज मैंने बताई भी थी कि आपके मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है, गुलाब राय, जो विजय सिंह की पासवान थी। तो यहीं पे आपको ये बात ही ध्यान रखनी है कि ये विजय सिंह की पासवान थी। अच्छा, पासवान, बड़ेरन, दासी, ये सारे चीज अलग अलग होते, इनके पद होते थे। बड़ेरन भी एक पद था, पासवान भी एक पद था। कई जगह प्रीत पात्री लिखा मिलेगा, प्रीत पात्री यानी जिससे प्रेम किया। ठीक है ना, तो वो है, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होना, ये एक तरह की उपाधियां दी जाती थी, इनके पद थे। ठीक है, इनके नाम पर जोधपुर में गुलाब राय झालरा और गुलाब सागर बना हुआ है, और गुलाब सागर का निर्माण किया हुआ है। लेकिन गुलाब सागर भी दो भागों में, एक तो गुलाब सागर ही और एक गुलाब सागर का छोटा बच्चा कहा जाता है। देखो एड़ी एड़ी चीजें भी अपार जीके में पढ़नी पड़े। गुलाब सागर अलग, एक रानीसर भी बना हुआ है, रानीसर भी एक तालाब है, तो रानीसर भी बनाया हुआ है। गुलाब सागर और गुलाब राय झालरा, ये सारी चीजें जो है इन गुलाब राय के नाम पर ही बनी हुई है, जो जोधपुर के अंदर है। तो प्रश्न क्या ध्यान रखना है कि मारवाड़ की नूरजहां आपको पूछते हैं तो गुलाब राय किसकी प्रेयसी थी, विजय सिंह की पासवान थी, प्रेयसी थी। ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहां पे ये चीज तो पता चल गई। अब ये जो स्लाइड थी ना अपनी, ये गुलाब राय है, देखो कितनी सुंदर है। अब विजय सिंह जी मतलब और डामाडोल स्थिति होनी ही होनी है, ये इनकी पासवान थी। ठीक है, ये गुलाब राय का फोटो है, जो हालांकि अपन कोई ध्यान को नहीं, हाँ अपन नेट उठाई उड़ो। ठीक है, तो ये गुलाब राय का फोटो है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, लिखना पड़ेगा क्या, लिखने के लिए तो फिर ऐसा करते हैं कि आपकी इसी स्लाइड पर लिख देते हैं जो अपन ने यहां पे बना रखी है। चलिए यहां पे, ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये गुलाब राय के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, ये है, क्योंकि जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा आपको तो ध्यान रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन अपने, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं वापस यहां पे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हंसाबाई। हंसाबाई के बारे में देखो, जब महिलाओं का टॉपिक पढ़ते हैं ना तो एक तरह से पूरा इतिहास ही कवर होता है। अब हंसाबाई के साथ भी बहुत बढ़िया स्टोरी है। अब देखो हंसाबाई के साथ क्या स्टोरी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये राणा लाखा की रानी थी। ठीक है, और मारवाड़ के चूड़ा की पुत्री थी और रणमल की बहन थी। मारवाड़ का भी एक चूड़ा मारवाड़ में था और एक चुंडा मेवाड़ में था, तो ये दोनों देखो लगभग काल इनका यही रहा है। तो ये हंसाबाई जो है वो राणा लाखा की रानी कैसे बनी। अब राणा लाखा है ना एक तरह से लकी था। लकी इसलिए था कि इसके समय पिछोला जेल कूदी, इसके समय जावर के चांदी की माइन से मिली, और इतने मतलब ये राजकुमारी थी, है बिल्कुल यंग,
और राणा लाखा की लगभग इस समय एज हो गई थी, बहुत मतलब बुजुर्ग हो गया, वृद्ध हो गया था, लगभग 75-80 साल के करीब एज हो गई थी। तो यहाँ पे जो है रणमल अपनी बहन यानी हंसाबाई का प्रस्ताव भेजता है, एक तरह से कह सकते हो आप इसको क्या कहेंगे, कलश भेजता है और एक तरह से प्रस्ताव भेजता है कि आपके जो राजकुमार है चुंडा बहुत योग्य था, तो चुंडा से मेरी बहन हंसाबाई का विवाह करवाने के लिए वो भेजता है। अब अटू मारवाड़ू जिन लगर लेन भेजिया बे जायन नारियल सीधो यूं यूं दे दियो लाखार हाथ में, लाखार हाथ में दियो दरबारी सब हंस पड़िया के राणा जी अब इन उम्र में ब्याह करें कट जाओ और हंस गए। तो मतलब एक तरह से क्या हो गया कि उनकी उस पे आ गई, मतलब इमेज पे आ गई बात। जब चुंडा को ये चीज पता चली कि अब पिताजी के साथ मतलब ये हुआ और पिताजी के इस पे आ गई, तो उन्होंने मतलब इनके बीच में ये सब चला था कि चुंडा ने कहा कि ये पिताजी के लिए आई तो पिताजी ही इससे विवाह कर सकते हैं, और राणा लाखा की भी इच्छा थी विवाह करने की कि विवाह किया जाए। तो लेकिन जब ये बात फिर वापस रणमल को और हंसाबाई को पता चली, तब उन्होंने फिर इनके सामने एक शर्त रखी हंसाबाई ने कि मैं तो विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन जो फिर बाद में मेरे से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। और बड़ा कौन था उम्र में, चुंडा था। तो चुंडा वैसे तो होना चाहिए शासक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये शर्त रख दी। तो उसके बाद में चुंडा को जब पता चला, तो फिर बाप को पता हो तो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है चुंडा को। तो चुंडा को भीष्म पितामह इसलिए कहा जाता है कि उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा और जो अपने हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा, जो बाद में हुआ था मौकल, और मौकल गद्दी पर बैठा था। लेकिन राणा चुंडा के जो है सलद और वो उसके चिन्ह जो है वो राजकीय ध्वज में जोड़े गए थे। ये इस तरीके से स्टोरी चलती है। कभी विस्तृत इतिहास आपको पढ़ाएंगे तब और भी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है कि ये स्टोरी चली थी और कैसे चुंडा मतलब लाखा से कैसे विवाह हुआ और चुंडा ने कैसे भीष्म प्रतिज्ञा ली, उसमें हंसाबाई का रोल था। ठीक है, तो ये देखो रणमल की बहन थी, राणा चुंडा हेतु विवाह प्रस्ताव आता है, लेकिन विवाह लाखा से होता है। आता किसके लिए, चुंडा के लिए आता है, चुंडा लाखा का पुत्र था। ठीक है, लेकिन विवाह लाखा से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो स्टोरी मैंने आपको बता दी। मौकल चुंडा की जगह शासक बनता है, बाद में उत्पन्न होता है, वो मौकल चुंडा की जगह शासक बन जाता है। यहां पे ये ध्यान रखना है। अब अपना अगला जो कैरेक्टर है महिला का दमदार कैरेक्टर, वो है फूल कवर, और फूल कवर वाइफ ऑफ पत्ता। कैसे याद रखोगे, यहां से याद रखना आपको। ठीक है, इस अक्षर से याद रखना है, ये प और ये प, यहां से आप याद रखोगे तो आपके कोई समस्या आने वाली नहीं है। फूल कवर और वाइफ ऑफ पत्ता, ये जयमल की बहन थी। ठीक है, जयमल और पत्ता, देखो ये जो शाखा था आपके तीसरा शाखा था मेवाड़ का, और इस समय इन्होंने जयमल और पत्ता ने तो केसरिया करने में नेतृत्व किया था और फूल कवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 1567 में जब मुगल आक्रमण यानी कि अकबर की सेना ने आक्रमण किया, तब देखो आक्रमण करते हैं तो जरूरी नहीं जिस दिन आक्रमण किया उसी दिन आपके जौहर हो जाएगा या केसरिया हो जाएगा या साका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके घेरा डालकर रखते हैं, जब जीत नहीं पाते सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है जीतने की, उसके बाद में एक्शन लिया जाता है। तो 1567 में आक्रमण किया और लगभग ये जो 1568 में जाकर यहाँ पे साका हुआ। साका तो समझते हो ना, साका किसे कहते हैं, साका बराबर केसरिया प्लस जौहर। ठीक है, केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है। केसरिया में क्या होता है कि केसरिया धारण करके योद्धा निकल जाते हैं और उनके आने का, वापस जीवित आने का कोई भी चांस नहीं बचता है, यानी कि युद्ध में खेत आना पड़ेगा, यानी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना है। और पीछे से रानियां जो है वो अग्निकुंड में या किसी भी तरीके से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती थी, वो होता था जौहर। मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक चीज ही हो पाए तब उसे अर्ध शाखा कहा जाता है, जो जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर 2.5 शाखों के लिए बदनाम है, प्रसिद्ध नहीं है। जहां पे आधा शाखा हुआ है यानी कि वो बदनामी है, पूरा शाखा हुआ है तो गौरव की बात है, और ये जैसलमेर 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जब इनका आक्रमण हुआ तो जौहर हेतु महिलाओं द्वारा, महिलाओं का नेतृत्व किया, और कितनी 7000 महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया था, जो फूल कवर के नेतृत्व में हुआ था। अब देखो यही चीज आपको यहां पे बताई गई है, जो ये क्या है, जौहर कुंड है। क्या है ये, जौहर कुंड।
और जौहर करती हुई महिलाओं का दृश्य है ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जौहर ऐसे होता था और केसरिया मतलब जौहर किया है, यानी कि पुरुष योद्धा जो है वो केसरिया करने के लिए जा चुके हैं। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो धीरे धीरे मुझे सिस्टम भी समझ में आ गए हैं इसके सारे, तो आपके कुल मिला के अच्छी तरीके से ये चीजें चलेगी अब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये पढ़ चुके हैं अपन स्लाइड। ठीक है, अब आ गया है हाँ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहला अजबदे परमार। अजबदे परमार के नाम से ही जाना जाता था इनको, अजबदे। ठीक है, अजबदे वाइफ ऑफ महाराणा प्रताप, यानी कि ये महाराणा प्रताप की पत्नी थी। वाइफ ऑफ इसलिए लिखा है ताकि आपको याद अच्छे से हो सके। अजबदे महाराणा प्रताप की पत्नी थी, रामरक पंवार की पुत्री थी। ये डॉटर ऑफ लिखा हुआ है, इनको ध्यान देना, मैंने आपके लिए व्यवस्थित तरीके से ही लिखा है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। ये क्या है, डॉटर ऑफ रामरक। ठीक है, अमर सिंह की माता थी, यानी अमर सिंह जो पुत्र था उसको जन्म इन्होंने ही दिया था। ठीक है, अब ये कैरेक्टर बहुत ही आपको प्रभावित करने वाला कैरेक्टर होगा, और मैं भी पढ़ता हूं तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर प्रभावित करने वाला है। अब इसमें क्या है, ये नाम है किरण देवी, जो डॉटर ऑफ शक्ति सिंह। शक्ति सिंह वही है जो महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, वही शक्ति सिंह है। ठीक है, इस शक्ति सिंह जो मेवाड़ का शासक था उसकी तो ये पुत्री थी, और पृथ्वीराज जो बीकानेर का शासक था, बीकानेर का राजकुमार था, उसकी ये पत्नी थी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, क्योंकि देखो बीकानेर के शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की, तो ये दिल्ली में रहते थे वहां पे पृथ्वीराज और ये, तो वहां पे दिल्ली में एक नौरोज मेला लगता था, आप कह सकते हो मीना मेला। मीना मेला ऐसा मेला होता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही भाग लेती थी, पुरुषों की एंट्री नहीं थी, चाहे वो राजा हो चाहे कोई भी हो, पुरुष नहीं आ सकते हैं। लेकिन अकबर क्या करता था कि चोरी चुपके इस मेले में जाता था, और बताते ये है कि वो इसमें सुंदर राजकुमारियां, सुंदर रानियां, उन्हें देखता था और अपनी जो है दूसरी इच्छाएं पूरी करता था। ये मतलब बताते हैं इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं। तो इस समय उसकी नजर किरण देवी पर पड़ी, इसी किरण देवी पर। ठीक है ना, अब देखो मेवाड़ी खून है तो किरण देवी पर पड़ी। अब कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इस दरमियान पृथ्वीराज को अकबर ने अलग युद्ध क्षेत्र में भेज दिया कहीं, और किरण देवी को अपने हरम में बुलाया, और इस तरीके से बताते हैं देखकर आया वहां पे और फिर बुलाया, और फिर उसके साथ में अनैतिक कार्य करने के उद्देश्य से वो आगे बढ़ा। लेकिन किरण देवी ने जो है, मैं आपको चित्र बताऊंगा और उसके अनुसार ये चीज बताऊंगा, किरण देवी ने क्या किया कि वहां पे जैसे ही वो आगे बढ़ता है, चलिए मैं चित्र बताता हूं आपको कि कहां पे ये चीज है। यहां नहीं है, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो चित्र आप देख पा रहे हो ये किरण देवी है। अब इसमें आपको दो सीन दिख रहे हैं, एक में आपको दिख रहा है कि ये मेले में बुर्का पहनी हुई महिलाएं हैं, और नीचे जो है ये अकबर है, और इसके छाती पर पैर रखा हुआ है वो किरण देवी है। ठीक है, एक चित्र तो ये है। दूसरा चित्र है कि यहाँ पे अकबर किसी, देखो महल का चित्र है, और महल के चित्र में ये भी अकबर को दर्शाया गया है, और ये छाती पर पैर रखा हुआ है, ये किरण देवी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चित्र है, और इतिहासकारों की अलग अलग स्टोरी, इसलिए मैं आपको दोनों स्टोरी बता रहा हूं। कि पहली स्टोरी ये है कि अकबर देखो बुर्का पहनकर आता है मेले के अंदर, लेकिन किरण देवी का ये हाथ पकड़ने की प्रयास करता है। किरण देवी इतनी मजबूती से हाथ पकड़ती है कि छोड़ती नहीं है, और अकबर के कहते हैं कि जान के वांदे पड़ जाते हैं, है ना, जान के लाले पड़ जाते हैं। एक बार बहुत घबरा जाता है अकबर कि ये कौन है, और फिर उसके ऊपर कटार से हमला करती है किरण देवी, इतना इसमें बताया गया है। दूसरी तरफ इतिहासकार कहते हैं कि किरण देवी को ये देखकर आता है वहां पे, और उसके बाद में बुलाता है महल में, और उसके साथ में अनैतिक कार्य के हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन किरण देवी क्या करती है कि उसके पैरों के नीचे से कालीन खींच लेती है, और जैसे ही अकबर गिरता है तब कटार लेकर उसके छाती पर सवार हो जाती है, और अकबर वहीं हक्का बक्का हो जाता है। उसको किरण देवी के अंदर माँ दुर्गा का रूप दिखाई देने देता है, और उसके बाद में वो हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है कि माता मेरे से गलती हो गई, मेरे को बख्श दो। और इस तरीके से ये किरण देवी का स्टोरी चलती है, जो मैंने आपको स्लाइड के अंदर बता दिया है। मुझे मेरे हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अपन वापस यहां इस स्लाइड पर। ठीक है, चलिए किरण देवी अपन पढ़ने जा रहे हैं, पेन चेंज करना भूल जाते हैं एक तो अपन। ठीक है, किरण देवी अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये यहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे
यही चीज मैंने आपको बताई कि नौरोज मेले का अकबर द्वारा आयोजन किया जाता है, जहां पर अकबर का हाथ पकड़ लिया किरण देवी ने और अकबर द्वारा हाथ नहीं छुड़ा पाने पर माफी मांगता है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरी स्टोरी बता दी है कि कैसे, ठीक है। फिर इसने हाथ छोड़ दिया, यहाँ पे ये स्टोरी आपको ध्यान रखनी है, मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया है शॉर्ट के अंदर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है किशोरी रानी। किशोरी रानी डॉटर ऑफ काशीराम चौधरी, ये डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ, ध्यान से देखना, ठीक है। और आप चाहो तो इसको इस हिसाब से लिख सकते हो कि काशीराम चौधरी की पुत्री या पिता का नाम काशीराम चौधरी। इन ये वाइफ ऑफ सूरजमल, भरतपुर वाले, ठीक है ना, जाट शासक थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सूरजमल से विवाह किया या सूरजमल की पत्नी, जैसे भी आपको बढ़िया लगे। अब उस समय क्या हुआ, यहाँ पे उत्तराधिकारी से संबंधित संघर्ष चल रहा था, इसका फायदा उठाकर मुगल सेनापति नजफ खान ने यहाँ पे आक्रमण किया। और एक तो नजफ खान का आक्रमण और एक मराठों का भी आक्रमण हुआ था यहाँ पे। तो ये किशोरी रानी जो है ये दिमाग से बहुत होशियार थी और इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके राज्य को इन दोनों आक्रमणों से सुरक्षित बचाया था, इसलिए अपन इसको आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ठीक है ना, इन आक्रमण से राज्य को बचाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा बिल्कुल भी मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। और इसी कारण भी यही है लाइव नहीं आने का और अपलोडेड क्लास देने का कारण भी यही है कि आप टू द पॉइंट पढ़े, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है और जो इसकी अहमियत जान जाता है वो लक्ष्य के बहुत ही करीब होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। लाछा कुंवरी, लाछा कुंवरी जो है साथियों बांसवाड़ा के जगमल की पत्नी है और बांसवाड़ा में बाईजी का तालाब का निर्माण करवाया था। लाछा कैसे याद रखो, लाछा बाई यूं याद रख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ी पेन चेंज कर आपने लिखे दे दूं ताकि आप थोड़ा सा कहीं हो जाए सहूलियत हो जाए, ऐसे याद रख लेना लाछा बाई, ठीक है। तो लाछा बाईजी कर देते हैं, चलिए। तो यानी लाछा कुंवरी और बाईजी तालाब, ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। आते हैं आगे, कपूरी देवी। कपूरी देवी वाइफ ऑफ सोमेश्वर, सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पिता, और कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता थी। अब कपूरी देवी से संबंधित भी इतिहासकार इतने कंफ्यूज रहते हैं, ये मतलब इतिहास पढ़ना भी अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि इतिहासकारों के इतने सारे मतभेद होते हैं। कोई बताता है ऐसे, कोई बताता है त्रिपुरा राजकुमारी, कोई बताता है अनंगपाल की पुत्री थी, तोमर राजा जो दिल्ली का था उसकी पुत्री थी। तो इस तरीके से चलते हैं। अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये त्रिपुरा राजकुमारी थी और पृथ्वीराज चौहान की माता थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये चीज आपको मैं बता चुका हूँ। इस स्लाइड पे आते हैं अपन। पृथ्वीराज चौहान की माता थी। जब पृथ्वीराज चौहान देखो 11 वर्ष की अवस्था में ही शासक बन गया था। नागौर के युद्ध के समय सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में शासक बना। तब कपूरी देवी इनकी संरक्षक बनी थी और वैसे संरक्षक देखा जाए तो कैमास बना था, कैमास सेनापति था यहाँ का और इनका संरक्षक था, ठीक है ना। अब देखो पृथ्वीराज अल्पायु में शासक बनने पर यह संरक्षिका थी, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आते हैं आगे, राम प्यारी मेवाड़ महाराणा अड़सी की रानी थी, ठीक है ना, अड़सी की रानी थी मेवाड़ महाराणा। देखो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पढ़ने में नहीं आते, जो ये टॉपिक अपन पढ़ते हैं तभी अपने सामने आते हैं। तो मेवाड़ महाराणा अड़सी की रानी थी, जिसका नाम था अड़सी की रानी सरदार कंवर थी, उसकी दासी थी ये, ठीक है ना। ये रानी नहीं थी, ये क्या थी, दासी। किसकी दासी थी, अड़सी की रानी सरदार कंवर की दासी थी। और ये मतलब कुल मिला के इनको सलाह देती थी अच्छी, और इसलिए ये जानी जाती है। और सलाह भी कैसी, एक यहाँ पे संघर्ष चल रहा था चुन्नावतों और शक्तावतों का, बहुत लंबा संघर्ष चला था, है ना। हरावल को लेकर संघर्ष चला था कि हरावल में कौन लड़ेगा, इससे संबंधित संघर्ष चलता था। तब इस संघर्ष विराम को करवाने में इस राम प्यारी का बहुत ही महन योगदान था। तो ठीक है ना, तो इसमें संघर्ष विराम करवाया इसने, देखो राम प्यारी ने संघर्ष विराम करवाया। अब देखो अड़सी की मृत्यु होने के बाद महारानी सरदार कंवर जो थी उसकी सलाहकार ये बनी है। सलाहकार भी मंत्राचारी सलाहकार कौन है, क्या बिड़ावार काम करे, सलाहकार मतलब अच्छी सलाहकार थी जो अच्छी सलाह देती थी और काफी सारे अच्छे इसने काम किए। और इसी के कारण इसको बड़ेरन का पद दिया था, बड़ेरन का पद। जब दासी को कई सारे ऐसी चीजें होती है कि गहने पहनने की स्वतंत्रता मिल जाती है और बहुत सारी होती है, तो उनको पासवान बड़ेरन ऐसे इनकी पदवी बढ़ती जाती है, ये चीजें होती है बड़ेरन और पासवान और ये, ठीक है। तो ये प्राप्त किया। और देखो राम प्यारी का रिसाला का गठन किया। ये रिसाला क्या होता है, ये रिसाला है ना, छोटी सी सुरक्षा सेना होती है। क्या होती है,
ये रिसाला, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूं। रिसाला छोटी सुरक्षा सेना, ठीक है। रिसाला क्या होती है? छोटी सुरक्षा सेना होती है, और राम प्यारी का रिसाला का गठन भी किया गया, ठीक है। यहां से ये चीज ध्यान रखना, जहां जहां जो चीज समझने की आ रही है मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि पूरी समझा दो। अब देखो, रानी कर्मावती महाराणा सांगा की महारानी थी। अब ये रानी कर्मावती है ना, इसमें भी बहुत स्टोरी बहुत जबरदस्त है। रानी कर्मावती वही है जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं आ पाया। हुमायूं तो बहुत गलतियां की है, हुमायूं समय पर नहीं आ पाया। और यहाँ पे एक कहता, मैं ये समझता हूं कि उसने खुद एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गवा दी थी। अब देखो, मेवाड़ पर बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसका आक्रमण होता है, और उस समय हुमायूं को राखी भेजकर ये मदद मांगती है, लेकिन हुमायूं नहीं आता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक था, ठीक है ना, इसकी अयोग्यता साबित हो गई थी, अपन पीछे जवाहर भाई वगैरह ये चीज पढ़ी है, ठीक है। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह इन दोनों को भेज दिया बूंदी, बूंदी ममाड़ो, ठीक है, ममाड़ भेज दियो बूंदी, ठीक है। और यहाँ पे जो नेतृत्व करता है पुरुषों का वो बाघ सिंह करता है। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया भी होता है, ठीक है। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में साका यानी कि यहाँ पे केसरिया होता है, और कर्मावती के नेतृत्व, कई जगह कर्णवती भी मिलेगा नाम, कंफ्यूज मत होना। कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जौहर किया। जौहर का दृश्य अभी मैं आपको बता चुका हूं, और यहाँ पे जौहर किया है। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में तो क्या हुआ, केसरिया, और कर्मावती के नेतृत्व में 13,000, और वहां पीछे 7,000 अपन पढ़ के आए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, समझ में आ गई बात, टू द पॉइंट चल रहे हैं। और मैटर जितना आपको मैं दे रहा हूं मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है। आप यदि याद कर लेते ना इतना कि अड़सी की रानी सरदार कंवर की फिर दासी थी राम प्यारी का रिसाला, ये इस तरीके से याद करनी है बस, बाकी कोई नहीं, टू द पॉइंट। इतनी चीजें 2-3 बार पढ़ोगे व्यवस्थित याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ रहे हैं अपन राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती जो थी महारावल, देखो महारावल जहां लग गया वो यानी कि जैसलमेर के शासक थे ना, वो महारावल की उपाधि धारण करते थे। तो महारावल रतन सिंह की पुत्री थी, और जो जैसलमेर के शासक थे। अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन ने जब आक्रमण किया जैसलमेर पर, तो इसके हमले को विफल कर दिया। हुआ क्या था कि ये अपने क्या कहते हैं कि इनके जो पिताजी थे महारावल रतन सिंह जी, ये गए थे कहीं बाहर, और दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे अपनी राजकुमारी को, ठीक है ना, रत्नावती को। अब उस समय जो है अलाउद्दीन का सेनापति जो मौका देखकर आक्रमण करता है, लेकिन कुशल नेतृत्व करते हुए राजकुमारी रत्नावती इस आक्रमण को विफल कर देती है, और बहुत बढ़िया तरीके से लड़ती है। इसीलिए हम यहाँ पे रत्नावती को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसके हमले को विफल कर दिया था, किसका, कमालुद्दीन के हमले को, ठीक है। अब देखो, रूठी रानी उमादे, ओहो पैसा तो एड़ा रूटिया के जिंदगी में पासा मानिया ही कौन, ठीक है। रूठी रानी उमादे डॉटर ऑफ लूणकरण, ठीक है, और राव मालदेव की पत्नी थी, लूणकरण की पुत्री थी। अब हुआ क्या, क्यों रूठी रानी के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है। और ये पूछेंगे प्रश्न कि रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता था, राजकुमारी उमादे। अब इनका जब विवाह हुआ, मालदेव से इनका विवाह हुआ, तब देखो इसमें भी 2-3 स्टोरी चलती है। इसमें एक स्टोरी यह है कि इनका जब मालदेव से विवाह हुआ तो बताते हैं कि इनके पिता और पुत्री मिलकर मालदेव को विवाह के बाद मारने की प्लानिंग करते हैं, जिसका पता उमादे की मां को चल जाता है, और उमादे की मां मालदेव को बता देती है। तो इसके बाद में मालदेव इससे रूठ जाता है, और ये मालदेव से रूठ जाती है, और इसके बाद में ये तारागढ़ दुर्ग में जाकर रहने लगती है। और तारागढ़ दुर्ग में जाने के बाद वापस एक बार इनका मानस बना भी था कि अब बहुत दिन हो गए रूठे हुए, अब जाना चाहिए। तो मालदेव की जो दूसरी रानियां थी ना, उन्होंने एक चारण कवि को वहां भेजा, और उन्होंने वहां जाकर ऐसा दोहा सुनाया। चारण मतलब जीती हुई लड़ाइयां हरा देते थे, और हारी हुई लड़ाइयां जीता देते थे। इतना उनके अंदर मतलब बहुत गुणवान होते थे, बहुत उन वाणी के धनी सरस्वती विराजमान होती थी उनकी जीभ पर। तो उन्होंने वहां जाकर मान तजे तो मान रखे तो पीव तजे तो मान, इस तरीके से उनको एक दोहा सुनाया। तो उनके मतलब दिमाग वापस खराब हो गया, भाई मैं नहीं जाऊंगी कि अपना मान नहीं त्याग सकती। इस तरीके से वो आजीवन वहां रहती है, और बाद में गुंदोज और
अपने दत्तक पुत्र राम सिंह के साथ गुंदोज और केलवा राज संबंध वहां पे भी रही है। तो मालदेव से रूट कर तारागढ़ के दुर्ग में रहने लगी। अंत में ये गुंदोज और केलवा, केलवा कहाँ है, हुआ है राजसमंद के अंदर, ठीक है। केलवा कहाँ है, राजसमंद, राजसमंद के अंदर केलवा है, वहां पे भी रहती है। और इसके बाद देखो अब क्या होता है कि 1562 में जब मालदेव की मृत्यु होती है ना, कब होती है, 1562 में मालदेव की मृत्यु होने पर ये फिर सती भी हो जाती है। और सती सती प्रथा अपन पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा, सहमरण अनुवरण बहुत सारे इसमें भी तरीके होते थे। तो ये बाद में सती हो जाती है, उनके साथ रूठ के रही, लेकिन देखो फिर भी यहाँ पे जब इनका इस समय का ये धर्म था पत्नी धर्म, अब देखो सती प्रथा पर रोक है पूरी तरीके से, लेकिन उस समय सती प्रथा चलती थी, तो उस समय ये सती भी हुई थी। अब ये कैरेक्टर बहुत ही इतिहास में जबरदस्त कैरेक्टर है और बच्चे बच्चे इनकी कैरेक्टर से वाकिफ है। पन्ना धाय उदय सिंह की धाय मां थी, ठीक है। उदय सिंह कौन, अभी अपन ने विक्रमादित्य और उदय सिंह पढ़ा है कि उन्हें बूंदी भेज दिया था, वही उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। उदय सिंह उस समय छोटा था, उनको पता नहीं था, और यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर मौके का फायदा उठाकर खुद शासक बनना चाहता था। उसके शासक बनने में दो रोड़े थे बीच में, एक तो विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह, वो दोनों को मारकर शासक बनना चाहता था। तो उदय विक्रमादित्य को मारने में ये सफल हो गया था बताते हैं, और उदय सिंह को भी मारने की कोशिश पूरी थी, लेकिन उदय सिंह की धाय मां थी पन्ना धाय, और पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान यहाँ पे दिया, क्योंकि कद काठी में उदय सिंह और चंदन दोनों बराबर थे। तो वहां से उदय सिंह को निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास भेज दिया। लेकिन यहाँ पे पीछे जो है बनवीर जब आया तो चंदन को मार दिया उदय सिंह समझ के, और वहीं पे उसने सोचा कि मैं बस शासक बन गया हूं, अब मेरे बीच में कोई रोड़ा नहीं है। इस दरमियान क्या हुआ कि पन्नाधाय के सामने चुनौतियां खूब सारी थी। पन्नाधाय के सामने चुनौतियां थी कि हर चप्पे चप्पे पर बनवीर के सैनिक थे, और मतलब राज्य के विद्रोही थे, वो एक तरह से देशद्रोही थे राज्य के। तो वो चप्पे चप्पे पर थे, तो उदय सिंह को भेजा कैसे जाए बाहर। तो इस समय पन्ना ने दिमाग लगाया, एक व्यक्ति आता है कीरत बारी नाम से। कीरत बारी उस समय ये कार्य करता था कि झूठी जो पत्तलें होती थी, जो पत्ते की बनी हुई, आपको पता है खाना जिसमें पत्तलों में खाया जाता है, झूठी पत्तलें होती थी, वो उठाने आता था, टोकरा भर के आता था। तो वो जैसे ही अंदर आया, उसको फिर पन्ना धाय ने बताकर और उसके टोकरे में वो उदय सिंह को लेटाकर और ऊपर पतले झूठी जमा कर, और फिर वो वहां से बाहर भेज दिया और आशा देवपुरा के पास में सुरक्षित भेज दिया। पीछे चंदन का बलिदान यहाँ पे दिया था, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर से उदय सिंह को बचाया, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, ठीक है। ये पन्ना धाय जो है वो हरचंद हाकला की पुत्री थी, और पांडोली गांव है एक उदयपुर के पास, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पांडोली गांव की रहने वाली थी। सूरजमल चौहान की पत्नी थी, यहाँ पे मैंने पुत्री लिख दिया है, यहाँ सूरजमल चौहान की पत्नी थी। कई जने कहते हैं कि सर आप मिटा दिया करो, ये मिटेगा नहीं क्योंकि ये स्लाइड पहले बनाई हुई है, ये फिक्स वाली है, और ये ऊपर में जो लिख रहा हूं वो मिट सकता है। तो यहाँ पे आप सूरजमल चौहान की पत्नी लिखे, ठीक है ना, पत्नी थी, ये पत्नी सही है। और यहाँ पे हरचंद हाकला की पुत्री थी। कीरत बारी की मदद से उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचा दिया, और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था वहां पे किसके पास पहुंचाया, आशा देवपुरा के पास, आशा देवपुरा के पास में पहुंचा दिया। देखो इस चीज को मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, ये जो सीन आप देख रहे हो ये आपका वही सीन है, ठीक है ना, ये आपका है। देखो बनवीर बताया गया है इसमें, ये पन्ना धाय है, और यहाँ पे जो सो रहा है बच्चा वो चंदन है, उदय सिंह नहीं है। और इसके बाद में इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है बनवीर, और अपने आप को संतुष्ट कर लेता है कि हाँ ये ठीक है। ये आगे जो चित्र है वो दयानंद सरस्वती और नन्ही भक्तन और उनका है, उसके बारे में मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब आगे अपन यही पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके आज की क्लास इंटरेस्टिंग और सब चीजें समझ में आ रही होगी, सारे इमेज वगैरह देखकर थोड़ा सा और माइंड में क्लियर हो जाती है बातें, और हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है, इसीलिए आपके लिए ये किया है, ठीक है ना। नन्ही भक्तन कौन थी, एक वेश्या थी कुल मिलाकर, ठीक है। जसवंत सिंह द्वितीय जो जोधपुर का शासक था उसकी पासवान थी, प्रेयसी कह सकते हो, प्रीत पात्री कह सकते हो, जो भी आप शब्द कह सकते हो, ठीक है। तो जोधपुर नरेश जसवंत सिंह द्वितीय की ये
प्रीत पात्री। यहां पे मैंने प्रीत पात्री इसलिए लिखा है, मान लीजिए एग्जाम में प्रीत पात्री शब्द आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो प्रीत पात्री थी। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है ना। तो दयानंद सरस्वती ने नशे में धुत जसवंत सिंह को नन्ही जान भी इसी को कहते, नन्ही भक्तन को नन्ही जान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नशे में धुत जसवंत सिंह को नन्ही जान की पालकी अपने कंधों पर उठाते हुए देखा और धिक्कारा जसवंत सिंह को कि आप ये शासक होते हुए क्या कर रहे हो, और इसको कुतिया नाम से संबोधित किया। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि इसी कारण इसको जो है ये शब्द चुप गया, और इसके बाद में नन्ही भक्तन ने अपने दयानंद सरस्वती को पीसे हुए कांच दूध में मिलाकर जहर के रूप में दे दिया, और रसोईया जगन्नाथ था उसके थ्रू दिलवाया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसके थ्रू दिलवाया, किसके जरिए दिलवाया, रसोईया जगन्नाथ था उसके जरिए दिलवाया। और ये ऐसा जहर होता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। पृथ्वीराज सिसोदिया की स्टोरी मैंने आपको राणा सांगा के उसमें बताई थी, तब भी आपको बताया था कि तब भी आपको ये चीज बताया था कि यहाँ पे पीसे हुए कांच इनको मिलाकर पिला दिए गए और उसके बाद में अंदर से आते कट जाती है, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन ये योग में बहुत विश्वास करते थे दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने लगभग 1 महीने का समय फिर भी निकाला। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये एलोपैथिक दवाई में विश्वास नहीं करते थे, तो इन्होंने एलोपैथिक दवाइयां ली नहीं, तो इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगर वो लेते तो क्या पता बच जाते। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कांच जो पीसे हुए मिलाए जाते हैं उसमें तुरंत ही उसी दिन मृत्यु हो जाती है, लेकिन इन्होंने योग के आधार पर 1 महीना ऊपर फिर भी निकाला, लेकिन अंततः इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर ये चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नन्ही जान ने रसोई जगन्नाथ की मदद से दयानंद सरस्वती को जहर दिलवा दिया और अजमेर में दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। अब दयानंद सरस्वती, हालांकि यहाँ पे देखो चित्र मुझे लगाना था और ये लिखा हुआ ही रह गया, और चित्र जो है अगली स्लाइड पर मैंने दे रखा है, अभी आपको बताया था वो। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में अजमेर में होती है, ठीक है। नन्ही बाई, अब नन्ही बाई और नन्ही जान, नन्ही बख्तन मैंने एक ही स्लाइड पे लिया है ताकि आपके कभी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। नन्ही बाई कौन थी? शेखावाटी, स्पेशली खेतड़ी, ठीक है, शेखावाटी की राज गायिका थी। और जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आते हैं तब स्वामी विवेकानंद को ये गायिका थी, राज गायिका, तो ये कहती है कि मैं आपको संगीत सुनाऊंगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई संगीत वंगीत नहीं सुनना है। लेकिन इन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने संगीत सुना इनसे। तो इनको जब इन्होंने मीराबाई का पद सुनाया, विवेकानंद जी ने जब इनको सुना तो मंत्र मुग्ध रह गए, और इन विवेकानंद जी को इनके अंदर देवी काली का रूप दिखा, ठीक है, देवी काली का स्वरूप देखा इन्होंने। और फिर बाद में बताते कि विवेकानंद जी ने इनसे माफी भी मांगी कि मुझे माफ करना देवी, मैंने आपको मना कर दिया था, लेकिन आपके अंदर तो देवी का स्वरूप है। और इस तरीके ये नन्ही बाई अलग है और नन्ही जान या नन्ही भक्तन अलग है। नन्ही जान या देखो ये ध्यान रखना, ये नन्ही जान कह दो या नन्ही भक्तन कह दो, एक ही चीज है, ठीक है। और यहाँ पे ये नन्ही बाई है ना, ये वापस अलग है, नन्ही बाई अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए साथियों, आज की जो है अब अपनी अंतिम स्लाइड आ चुकी है, और आज की क्लास मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छी लगी होगी। काफी सारा मैटर, यदि ये अपन वो उस बोर्ड पर पढ़ाते ना, उस बोर्ड पर इस मैटर को पढ़ते तो लगभग ये मैटर 2 क्लास में आपको मैं देता। इसीलिए मैं इस टॉपिक के लिए रुका हुआ था, क्यों काफी सारी, अब भी तो लंबा टॉपिक है, एक तरह से यूं समझ लो मैं समेट कर लाया हूं आपके लिए। इसमें बहुत चीजें बिखरी हुई मिलती है, तो और कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके मतलब एक भी ऐसा कैरेक्टर पीछे न छूटे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और आपको ये लगे कि हमें ये पढ़ना चाहिए, ये सवाल आ गया, और फिर आपको ये न लगे कि ये सवाल आया लेकिन हम पढ़ नहीं पाए या हमने पढ़ा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीज समेट कर आपको यहाँ पे दी जाए। तो जितने भी अपने विद्यार्थी हैं उन तक भी आप शेयर करते रहें क्लासेस। हालांकि 1.25 लाख विद्यार्थी, लगभग 1.25 लाख विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और नियमित रूप से क्लासेस का आनंद लेते हैं। मैं भी कोशिश ये करता हूं कि हर दिन क्लास की गुणवत्ता आपकी बढ़ाई जाए, और किसी भी मायने में आपको पेड कोर्स की कमी महसूस न हो। कोशिश यही है कि नियमित जिस तरीके से पेड कोर्स चलता है उसी तरीके से अपना कोर्स चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि मेरी तरफ से मैंने इसमें कोई भी कमी रखने का प्रयास नहीं किया है। और बाकी यदि कोई ऐसा एरर या बोलने में कोई त्रुटि या ऐसी रह जाती है तो मैं अगले दिन उसको वापस संशोधित भी करवा देता हूं। तो ये स्लाइड, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर एक तो आप थोड़ी सी साइड में हट जाया करें तो हम उसे देख लें। देखो, या तो मैं 2 भाग में देता हूं स्लाइड भी,
ठीक है। तो या तो मैं इस तरफ या इस तरफ होता हूं, तब आप रोक कर बना सकते हैं, या फिर क्योंकि ये सारी चीजें देखो मैनेज नहीं होती है, और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्लास डालते ही पीडीएफ डाल दिया करो। सारी चीजें देखो जिस हिसाब से मैनेज होती है ना, जितनी बेहतर हो सकती है मैं करता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी को कहने का मौका भी दूं, लेकिन जैसे जिस हिसाब से जब शाम को सेट होती है कि उसमें चीज देखो, एक कोई मैं सारी चीजें जो है अपने स्तर पर करता हूँ, तो सारी चीजें करने के लिए एक समय और एक मतलब वो निश्चित शेड्यूल होता है, उसके अनुसार ही की जाती है। यदि संभव होता तो मैं हाथों हाथ ही क्लास के साथ क्या क्लास से पहले ही दे देता, लेकिन जो जैसे संभव होता है वो वैसे ही दी जाती है चीज। तो इसके लिए आप मन में ये चीजें ना रखें, अभी ये इस तरीके से ही चलेगी, और कोई सुधार होगा तो करेंगे। बाकी देखो अक्सर की जो समस्या थी तो अक्सर भी बड़े कर दिए हैं, बाकी इससे ज्यादा आप थे हो तो कि बिल्कुल ही मैं जैसे बिल्कुल मेरे मतलब बिल्कुल 100% अनुकूल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता 100% अनुकूल, चाहे पेड कोर्स भी ले लोगे वहां पे भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको अपने लिए प्रयास करना ही है, गुरुजी कब तक करेंगे, तो आप अपने लिए प्रयास करें, निरंतर जगे रहें और प्रयास करते रहें, अपनी क्लासेस ऐसे ही आती रहेगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।